पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी जाति को आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। यहाँ से नहीं जाती स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई मुझे सब बोलने दीजिए सर। मुझे बोले सर, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पंज करूंगा। आप अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं,
बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप व्यवस्था जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति का नहीं। असली चेहरा भी लोगों के सामने आ गया। ये मानसिकता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही हो सकती है कि एक ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। बीजेपी मुख्यालय पे चौकीदार लगाएंगे। सभापति महोदय मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, अरे सुन लेने दो। माननीय सदस्य आप अपनी सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूं। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूं।
दर्द में बताता हूं। बजट पर चर्चा करिए, जब से- माननीय सर, प्लीज जब बजट पर चर्चा सभापति करिए, जी, प्लीज। दर्द में बताता हूं। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए वो माननीय वीडियो सर, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई करिए। किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना कि सरकार है। लखनऊ में भी सरकार आपकी है, दिल्ली में भी सरकार आपकी है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? और आज ही जब सदन में सभापति महोदय हम लोग आए हैं तो एक और रेल एक्सीडेंट की खबर सुनी है। जब से ये सरकार आई है, रेल एक्सीडेंट्स और पेपर लीक में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा। मैं तो अखबारों में पढ़ता था सभापति महोदय कि तोड़ फोड़ करके ही सरकार बनाते हैं। अभी एक सदस्य पिछली बार वो तोड़ फोड़ कर करके शायरी भी बनाने लगे हैं। जो प्रोजेक्ट और जिस प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स का सबसे बड़ा हवाई जहाज हरकुलिस विमान लेकर के आए थे और वो सड़क पर उतरे थे, वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहां जितने माननीय सदस्य हैं सबने देखा होगा और सबने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदया क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया। ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया और कुछ नहीं किया, तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप, और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलेंट वैरायटीज की और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलेंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा, और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप। और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को? इंडियन रोड कांग्रेस कहती है
जो डॉक्यूमेंट कहता है वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है। क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। जो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनकी बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो उनको क्या, उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, कोई उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो आप, मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता है कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर आप, मैं कह रही हूँ कि जब कोई इंसान ऐसे बात करते हैं कि जो ये जो कंपटीशन है ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह के बीच में है, आपको लगता है कि कोई इंसान अपने होशो हवास में ऐसी बात कर सकता है? मुझे नहीं लगता कोई इंसान।